मेरा सांस बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। मैं मुश्किल से कांपते हुए मुंह पर हाथ रख अलमारी में छुपकर कमरे का मंजर देख रही थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि मैं दिल की धड़कनों की आवाज अपने कानों तक सुन सकती थी। वह मर्द बाहर ही खड़ा था। वह कभी बिस्तर के नीचे देखता तो कभी दीवार में लगी अलमारी खोलकर मुझे ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे विश्वास था कि अब वह अलमारी की तरफ ही आएगा जहां मैं छुपी हुई थी, और वही हुआ। उसने जैसे ही अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, मेरी आत्मा कांप उठी थी। उस काले बदसूरत आदमी के हाथ में काला कुत्ता था जो जीभ निकाले देख रहा था, और तभी एक झटके से अलमारी खुली। वह मुझे कहर भरी नजरों से देख रहा था, और फिर उस काले भद्दे इंसान ने मेरे साथ। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहुत ही गरीब घर से संबंध रखती हूं। मैं देखने में ऐसी थी कि कोई एक बार देख लेता तो मुड़ मुड़कर मेरी तरफ देखता था। मैं सिर्फ खूबसूरती में ही मालामाल थी। बाकी हमारे घर के हालात बहुत ही खराब थे। मैं मर्दाना कपड़े सिलती थी, और मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़ों की तो पूरे इलाके में धूम मची हुई थी। जो एक बार मुझे अपना सूट सिलाई करवाता था, वह फिर ब्रांडेड और महंगे कपड़े को भी भूल जाता था। मेरे हाथों में कच कमाल ही ऐसा था। मुझे अपनी खूबी और हुनर पर खूब घमंड था। मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बिल्कुल किसी ब्रांडेड बुटीक से लाए हुए लगते थे। इसीलिए कहीं डिजाइनर बुटीक वाले मुझे अपने बुटीक में रखने की इच्छा रखते थे, लेकिन मैं सबको मना कर दिया था। मैं अपनी मेहनत के पैसे अपनी मर्जी से वसूल करती थी। समय के साथ साथ मेरे हाथों में और भी सफाई आई गई, और मुझ में थोड़ा बहुत घमंड भी आता चला गया। मुझे जहां फायदा लगता है मैं वही काम करती थी, और अब तो मर्दों से मुंह मांगी कीमत लेकर उनके कपड़े सिलाई किया करती थी। अभी मेरे पास लगभग 5 सूट पड़े थे, जो कि सिलाई करके मुझे इस हफ्ते में दे देने थे। इसके अलावा मैं एक बुटीक के लिए भी हर महीने कुछ सूट सिलाई कर दिया करती थी। मैंने एक नज़र अपने टूटे दीवारों में दरारों में नज़र डाली, जो कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था। पूरा घर पुराना हो चुका था। मैंने ठंडी सांस भरी और फिर सोचने लगी कि इस महीने जितने भी पैसे बनेंगे उनसे अपने कमरे की मरम्मत जरूर करवाऊंगी। इन्हीं सोचो मैं मगन में एक मर्दाना सूट सिलाई करने में बिजी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज दी कि जाकर दरवाजे पर देखो, मगर तभी मेरी माँ उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। न जाने दरवाजे पर कौन था। एक पल को तो बिल्कुल ही खामोशी छा चुकी थी। मैं कपड़े सिलाई करने में बिजी थी कि तभी मुझे कमरे में एक भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। वह कदमों की आवाज सुनकर मैं फौरन नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक पल को सामने खड़े आदमी को देखकर मैं सहम गई थी। सामने एक काला दानव की तरह आदमी खड़ा हुआ था। उसका कद शायद 6 फीट से भी ऊपर का मालूम होता था। वह बहुत ही मोटा, काला और भद्दा था। इस कदर काली रंगत का मालिक था कि मुझे तो दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि यह कोई अफ्रीका का काला हबसी है जो यहां आ गया है। उसके मोटे मोटे भद्दे से नाक नक्श और काली रंगत, फिर उस पर उस इंसान की वह अजीब सी मुस्कुराहट देखकर सबसे पहले मुझे अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, जो मैंने गर्मी और घुटन की वजह से उतरकर साइड पर रख दिया था। मेरे लिए वह इंसान बिल्कुल अजनबी था। उस इंसान का यहाँ क्या काम था? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। ये कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था, फिर भी हमारे घर क्यों आया था? दूसरा सवाल मेरे दिमाग में यह आया कि मेरी माँ ने उसे अंदर आने ही क्यों दिया, यहाँ तक कि वह सीधा मेरे कमरे में बिना दस्तक के दाखिल भी हो गया। मेरी माँ भी कुछ पलों के बाद ही मेरे कमरे में आ गई। मैं सावलिया नजरों से अपनी माँ को देखा और माँ ने मेरी तरफ देखा। तभी माँ बोली कि यह कह रहे हैं तुमसे सिलाई के बारे में बात करनी है। मुझे अचंबा हुआ था, मगर शायद वह भी मेरा कोई ग्राहक ही था जो मुझे अपना सूट सिलाई करवाना चाहता था। यही सोचकर मैंने उसे बिठाया तो उसने बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात कहानी शुरू की। टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा था कि उसे मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बहुत पसंद आए हैं। उसके बाद वह जो बोला उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगा, मेरा नाम एलम है। मैंने आपके सिलाई किए कपड़े एक बुटीक से खरीदी थी और बड़ी मुश्किल से उस बुटीक से आपका एड्रेस लेकर यहां पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ दुबई चले। वहां ऐसे डिजाइनर कपड़ों की बहुत मांग होती है। हाल में ही बड़ी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। मैं वहां आपके लिए बात भी कर ली है। अगर आप चाहे तो दुबई में कपड़े सिलाई करके रातों रात लाखों रुपए कमाकर आप अमीर बन सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी।
कैसा अजीब इंसान था, उस इंसान से मेरी ना जान ना पहचान थी, और वह यूं ही एक सांस में बात कहे जा रहा था। मैं टकटकी बांधे उसे देखते रह गई। उसने कहा कि मैं एक सूट जो यहां सिलाई करती हूं, अगर दुबई में एक सूट ऐसा ही सिल दिया तो मुझे उसके 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं तो आंखें झपकना ही भूल चुकी थी। मां ने एक नजर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में भी चमक सी आ गई थी। मैं मानती हूं, उसकी बातें हम जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए दिलचस्प का कारण बन सकती है, मगर मैं एक गैर आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने उसे जान छुड़ाना चाहिए कि मुझे ज्यादा रुपया का लालच नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहकर ही अपना गुजर बसर कर लूंगी। मगर तभी उस काले भद्दे इंसान ने एक नज़र मेरे टूटे फूटे से घर पर डाली, जिसका पेंट जगह जगह से उतर चुका था। दीवारों में कई सुराख हो चुके थे। छत से भी सीलन साफ दिखाई दे रही थी। एक दो तूफान तेज आ जाते तो हमारा घर शायद जमीन पर ढेर हो जाना था। उसने एक नज़र चारों तरफ डाला और फिर बोला, आप ऐसे गुजर बसर करेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि आपका यह पुराना मकान की जगह एक नया आलीशान महल जैसा घर खड़ा हो? आपको जो मौका मिला है वह हर किसी को नहीं मिलता, और आप जैसे और आपसे अच्छी हुनर की लड़कियां मुझे आसानी से मिल सकती हैं। आप सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती हैं। यह कहकर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर सिगरेट के कश लगने लगा। वह बड़े सुकून से मेरे पुराने से कमरे में बैठ मेरे जवाब के इंतजार में था। मैं सोच में पड़ चुकी थी। बात तो उसकी ठीक थी। मैं कौन सा अनोखा काम जानती थी? यहां मुझसे अच्छी सिलाई वाली दुनिया भरी पड़ी है, और यह मौका बार बार भी नहीं मिलता। मुझे आगे तो बढ़ना था। मैं अपने घर की एक अकेली कमाने वाली थी। पापा मेरे मर चुके थे। बहन भाई सब छोटे थे। खर्च और बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी थी। मैं हिंदुस्तान में रहकर जी तोड़ मेहनत भी कर लेती तो 2000 से ऊपर सिलाई के पैसे नहीं ले सकती थी, लेकिन दुबई के दिरहम थे। मेरे पास ज्यादा पैसा कमाने का मौका बार बार नहीं आ सकता था। मैं अभी यही सोच रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उस इंसान ने अपनी जेब से चेक निकाला और मेरी मां की तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, यह एक मामूली सा एडवांस है। अगर आप मेरी ऑफर को स्वीकार कर ले तो मैं आपको इससे 2 गुना पैसे और दूंगा, ताकि आप अपना घर अच्छी तरह से मरम्मत करवा सके। मेरी मां जब चेक देखा तो एक पल को मेरी मां के हाथ कांप उठे थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेक पर लिखा। पैसे देखकर तो मैं भी हैरान हो चुकी थी। चेक पर तो 10 लाख रकम थी। मैं बड़ी हैरान रह गई थी। उस इंसान ने तो मुझे अभी से ही 10 लाख दे दिए थे। मेरे दिल में लालच जाग उठा था। मेरी मां का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे लगा शायद यही आखिरी मौका हो। अपनी किस्मत संवारने का मुझसे पहले ही मेरी मां बोली कि मेरी बेटी दुबई जरूर जाएगी, आप बस उसके जाने के इंतजाम कर दें। मां की जल्दबाजी पर मैं हैरान हो चुकी थी। वह इंसान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वह वहां से बाकी के मामले तय करने के लिए जा चुका था, जबकि मैं मां को देखने लगी। मेरे हाथ में बैठे बैठे 10 लाख रुपए आ चुके थे। मगर वह इंसान इतनी बड़ी रकम हम लोगों को क्यों देकर गया था? इतनी रकम तो मैं जिंदगी में पहली बार देखी थी। पापा के मरने के बाद अपनी दोनों बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। मैंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की थी, मगर भगवान ने मुझे यह हुनर दे रखा था कि मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिलाई कर लिया करती थी। मैं गरीब थी। इतना ही कमा पाती थी कि महीने के आखिर में अपने बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा और बाकी घर का सौदा खरीद पाती थी। बाकी की इच्छाएं तो मैं जैसे बरसों पहले ही दिल में दफन कर ली थी। मगर अब जब यह दुबई जाने की ऑफर सुनी तो मेरी खुशी की कोई हद न रही थी। मेरी मां मुझे दुबई भेजने के लिए तैयार हो गई थी। कहने लगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। मेरी मां तो वैसे भी थोड़ा लालची टाइप की थी, या फिर तंगी सहते सहते वह थक चुकी थी। मेरा दिल अभी भी अंदर से थोड़ा डर का शिकार था, मगर अपने बहन भाइयों के अच्छे फ्यूचर के लिए और अपनी मां की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे यह कुर्बानी देनी पड़ेगी, और मैं दुबई जाने के लिए हामी भर ली। कुछ ही हफ्तों में तमाम जरूरी कागजात तैयार कर लिए गए। वह काला सा इंसान, जिसका नाम उसने एडी बताया था, कई बार घर आकर मुझे जरूरी कागजात पर साइन ले चुका था। मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन बस अपना नाम लिखना जानती थी। उसने कहा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल से पहले ना तुम हिंदुस्तान वापस आ सकती हो, ना ही कहीं और किसी जगह कम कर सकती हो। मेरे सामने कॉन्टैक्ट पेपर के साथ 15 लाख का चेक और भी रखा हुआ था।
इसलिए बिना सोचे समझे में साइन कर दिए। कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा टिकट सब कुछ बन चुका था और फिर मैं अपनी माँ और बहन भाइयों को छोड़कर दुबई के लिए रवाना हो गई। एडी मेरे साथ ही जा रहा था। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस इंसान के साथ प्लेन में बैठे मुझे अजीब सा लग रहा था। वह एकदम काला और मैं सफ़ेद रंगत की मालिक। ना जाने क्यों मुझे वह आदमी एक आंख नहीं भाया था, बल्कि ऐसा था जैसे देखकर इंसान नजरें बदल ले। मुझे उस इंसान के इतने बड़ेपन से घिन आ रही थी, लेकिन मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसका साथ देना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान मैंने उसे एक बार भी कोई बातचीत नहीं की। दुबई पहुंचकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और डर उठने लगे थे। ना जाने अब यहाँ आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरे दिल में अजीबो गरीब से वसवसे उठा रहे थे। मैंने एक नज़र उस आदमी पर डाली जो मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चुभन थी कि मैं ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख ना पाई। दुबई पहुंचने के बाद उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर एक फ्लैट पर ले आया। मैं फ्लैट में दाखिल हुई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह फ्लैट तो बिल्कुल छोटी सी बुटीक जैसा लग रहा था। वहां पर मर्दाना कपड़े सिलाई करने के लिए हर चीज मौजूद थी। वहां के ऐसो आराम देखकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो सपने में भी ऐसा आलीशान फ्लैट नहीं देखा था और ना ही सोचा था कि कभी दुबई आऊंगी। एडी ने मुझसे कहा कि यह मेरा ही फ्लैट है, तुम इस फ्लैट में रहोगी और मैं अपने दूसरे फ्लैट में रहूंगा। यहां रहकर तुम अपने कपड़े सिलाई करना। मुझे वहां छोड़ने के बाद वह वहां से जा चुका था। अगले ही दिन से कई सारे कपड़ों के आर्डर को लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ लोगों से भी मिलवाया। मुझे वहां की भाषा नहीं आती थी, इसलिए जो भी इंसान मेरे घर आता वह एडी से बात करता। पहले ही सूट को जब मैं सिलाई किया तो वह ग्राहक को बहुत पसंद आया और उसने मुझे इतनी रकम दी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी रकम तो शायद मैं 10 जगह सिलाई करके भी हिंदुस्तान में कमा नहीं सकती थी, जो मुझे यहाँ एक जोड़े की सिलाई के बदले में मिल रहे थे। यहाँ आकर जो दिल में थोड़ी बहुत बेचैनी और डर था, वह सब अब दूर हो चुके थे। मैं अब खुश रहने लगी थी और मुझ में जैसे घमंड और भी बढ़ने लगा था। मुझे लगता था कि जिस तरह मैं पैसे कमा रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं अमीर हो जाऊंगी और अपने बहन भाइयों को भी यही दुबई बुलाकर सेठ हो जाऊंगी। एडी रोजाना यहाँ आया करता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाता था। मैं इस फ्लैट में अकेली ही रहती थी, मगर फिर उसका रोज रोज का आना बढ़ने लगा था। जैसे जैसे काम बनने लगा था, वह हफ्ते धीरे धीरे यहीं रात गुजरने लगा। इस फ्लैट में 4 कमरे थे, 2 सिलाई के लिए और 1 कमरे मेरा था और 1 कमरा हमेशा लॉक ही रहता था। एडी जब भी आता उसी कमरे में जाता, फिर वहां वह सोने भी लगा। अब तक उसने मुझ पर कभी बुरी नजर नहीं डाली थी और मुझसे बहुत ही सम्मान के साथ बात करता था, इसलिए मुझे कभी उसे लेकर बुरी नीयत का शक नहीं हुआ था। पहले 1 महीना तो मैं फ्लैट में रहकर खूब कमाई की। कुछ पैसे और तोहफे घर अपनी माँ और बहन भाई के लिए भी भेजे, मगर धीरे धीरे काम होता चला गया और एडी का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। एक दिन वो फ्लैट में आया तो लड़खड़ाकर चल रहा था। इस हालत में देखकर मैं डर गई थी। ना जाने उसे क्या हुआ था। मैं उससे भाई समझते हुए उसके करीब गई ताकि उसे संभाल सकूं। वह जिस कदर लड़खड़ा रहा था, उम्मीद थी कि वह फर्श पर गिर जाता, मगर जैसे ही मैं उसके करीब गई तो उसके शरीर से आई बदबू से मुझे उबकाई आने लगी। उसके पास से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वही कोई नशीली चीज पीकर आया हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। यह क्या हो गया था? वह आदमी मेरे लिए गैर था और नशे की हालत में वह यहाँ क्या करने आया था? मैं डर के मारे उसे दूर होने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह इंसान की नीयत क्या थी? वो क्या चाहता था? कहीं वह मेरी इज्जत? इतना सोचकर मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वह एडी बाहर ही सोफे पर बैठ चुका था और अब बार बार मुझे आवाज दे रहा था। कम से कम इस समय तो मैं उसके पास नहीं जा सकती थी। कितने ही देर में कमरे में बंद रही। जब बाहर से उसकी कोई आवाज ना आई तो मुझे लगा शायद वह जा चुका है। यही सोचकर मैं एक सुकून की सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा शरीर अभी कांप पर रहा था। डर के मारे मेरा गला भी सूख चुका था। मैं जैसे ही पानी पीने के इरादे से किचन की तरफ जाने लगी तो मेरे गले से अचानक एक चीख निकल गई थी। एक काला भयानक कुत्ता किचन के फर्श पर खड़ा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। ऐसे काले भयानक कुत्ते को देखकर तो वैसे भी अच्छे भले इंसानों के होश उड़ जाए।
मैं तो फिर भी एक लड़की थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। मैंने पीछे की तरफ मुश्किल से कदम उठाना शुरू किया, मगर तभी मेरा शरीर किसी सख्त चीज से टकरा गया। मैं पलट कर देखा तो वही काला भद्दा इंसान मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे यूं डरे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा, कब से आवाज दे रहा हूं आपको? आखिर आप बोल क्यों नहीं रही थी? तुम्हारे लिए कपड़ों का ऑर्डर लाया हूं। बड़े धड़ाले से उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं उस कुत्ते के डर से कांप रही थी। मैंने वह मुश्किल से कुत्ते की तरफ इशारा किया। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह इंसान इतने बड़े खतरनाक कुत्ते को देखने के बावजूद नॉर्मल खड़ा था। मैं कंपती हुई आवाज में बोली, वह कुत्ता उसे मारो। मगर उसका कहा हर एक अंदाज मुझे चौंका रहा था। उसने मेरे सिलाई वाली मेज पर मुझे बिठाया और फिर बड़े आराम से उस कुत्ते के पास जाकर उसे अपने गोद में उठा लिया। वह इंसान मेरे पास चलता हुआ आने लगा तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मुझे लगा शायद डर से आज मेरी मौत ही हो जाएगी। एडी कहने लगा, ये ब्लैक माइकल है, मेरा दोस्त है, मेरी जान है। मुझे इस कुत्ते से बहुत मोहब्बत है। वह मेरे पास आया और बोला, मुझे आज किसी इंसान की नहीं बल्कि अपने इस कुत्ते के कपड़े सिलाई करवाने हैं। तुम अगर मेरे इस पालतू कुत्ते के कपड़े सिलाई करोगी तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं तो उस कुत्ते को देखकर सांस लेना भूल गई थी। मैंने उसे इनकार कर दिया तो कहने लगा, तुम क्यों डर रही हो? यह पालतू है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें सिलाई के 5 लाख दूंगा। 5 लाख सुनकर मैं खामोश हो गई। अभी कल ही मेरी मां से मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि छोटी बहन का बहुत अच्छी जगह रिश्ता आया था, लेकिन वह शादी जल्दी मांग रहे थे। मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें जल्द से जल्द शादी के लिए पैसे भेजूं। मेरे लिए यह अच्छा मौका था। वह अभी भी नशे में मुझे बड़े गौर से देख रहा था और उस आदमी के हाथ में कुत्ता भी उसी के जैसी रंगत का काला था। मैंने कहा, ठीक है, मैं सी दूंगी। मेरे शब्द डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मुझे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर उसने उस कुत्ते को टेबल पर बिठा दिया। मैंने इंची टेप उठाया और नाप लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। मैंने कांपते हाथों के साथ मैंने उस कुत्ते का नाप लिया। उसके बाद एडी उस कुत्ते को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं डर के मारे वहीं की वहीं बैठी रह गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरी आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज मेरे शरीर के साथ लिपटी हुई है। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सांस लेना भूल गई थी। वही काला कुत्ता मेरे शरीर को अपनी लपेटे में लिए हुए था। डर के मारे में चिल्ला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं चीख मारी थी। वह कुत्ता मुझसे पीछे हट गया। मैं मुश्किल से उठकर दरवाजे पर गई। सामने एडी खड़ा था। मैं बिना सोचे समझे ही उसके सीने लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुत्ते की डर की वजह से मेरी जान निकली हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं किसी मुसीबत को दावत दे दी है। मेरे होश तो उसे समय उड़े जब उस आदमी की पकड़ मुझ पर मजबूत हुई। धीरे धीरे उसने अपनी बाहों का घेरा तंग किया था और अपने काले भद्दे से होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे करंट लगा हो। मैंने झटके से खुद को से आजाद किया, लेकिन वह मेरी तरफ कदम बढ़ने लगा। कहने लगा, अब समय आ गया है कि मैं तुम पर सारी सच्चाई खोल दूं। वह मेरे करीब आया और मुझे दोनों बाजू से पकड़ लिया और अपना काला चेहरा मेरे चेहरे के करीब किया और बोला कि तुमसे मुलाकात करने से पहले भी मैं तुम्हें देख चुका था। एक बार मैं बुटीक से कपड़े खरीद रहा था और मैंने उस समय तुम्हें बुटीक में ही देखा था। उस समय मुझे तो तुम्हारी सिलाई से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस तुमसे मतलब था। तुम्हारे खूबसूरती को देखकर मैं अपने होश खो बैठा था और तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन मैं जानता था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे बदसूरत इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें पाने का दूसरा रास्ता अपनाया। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। जब तुम बुटीक से चली गई तो मैं तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारा घर देखा और फिर उसी बुटीक के ऑनर से तुम्हारे बारे में मालूमात ली कि तुम गरीब और मजबूर लड़की थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मजबूरी की कीमत लगाई थी। वह फिर कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तुमसे मैरिज पेपर के डॉक्यूमेंट पर साइन लिए थे। कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। इस बात ने तो मेरे ऊपर पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे सर पर एक धमाका हुआ था।
मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वह बड़ी प्यासी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा तो ये हाल था कि अब करूं तो क्या करूं। एक तो ना उसके जात और धर्म का पता था, ऊपर से इस कदर बदसूरत था कि मैं उसे आंख भरकर देख भी नहीं सकती थी, और वह कैसा घिनौना खेल मेरे साथ खेल चुका था। मैं पागलों की तरह चीखने लगी। मैं रोते हुए सर न मैं हिलने लगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह मेरी बात सुनकर कहने लगा, मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, और तुम चाहकर भी मुझे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। वरना कौन बेवकूफ होगा जो 25 लाख सिर्फ सिलाई के लिए एडवांस में दे देगा। मैं तुम्हारी पूरी कीमत अदा कर चुका हूं, इसलिए अब तुम्हारे और नखरे नहीं देखूंगा। वह बहुत ही गुस्से से कह रहा था। फिर मुझे एक दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा देकर चला गया। कहने लगा, रात तक तैयार रहना, मुझे आज की रात कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। वह जा चुका था और मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में जान ना हो। कैसा घटिया खेल खेला गया था मेरे साथ। मेरी मजबूरी को किस तरह से उस इंसान ने इस्तेमाल किया था। यह तो सच है, कोई भी सिर्फ कपड़े सिलाई के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देता। मैं कैसे सोच लिया कि सिर्फ कपड़े सिलाई करवाने। वह आदमी मुझे दुबई ले जा रहा है। पहले तो मैं अपनी बेवकूफ़ी पर फुट फुट कर रोई, लेकिन फिर यह सोचा मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। यही फैसला करते हुए मैं जल्दी से खड़ी हुई और कमरे से बाहर आ गई। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि कोई दरवाज़ा खोलो, मेरी मदद करें, मुझे इस आदमी से नफरत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं चीख चीख कर थक चुकी थी। कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि खिड़की के जरिए भाग सकूं, लेकिन वह फ्लैट 10वीं मंजिल पर था और वहां से भागने का रास्ता ना था। मैं हर तरफ से मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। सामने बेड पर एक वाइट नेट का बेहद खूबसूरत सा गाउन रखा था, लेकिन उस बदसूरत इंसान का अपने साथ ख्याल करना भी मुझे कांपने पर मजबूर कर गया था। वह काला भद्दा इंसान आज मेरे शरीर को छुएगा, यह सोच मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। इसलिए मैंने खुद को एक अलमारी में छुपा लिया, क्योंकि रात हो चुकी थी। वह किसी भी समय घर आ सकता था। जैसे ही मैं खुद को अलमारी में छुपाया, मुझे बाहर के दरवाजे की खुलने की आवाज आई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने मुंह पर हाथ रखा और अलमारी में छुपकर कमरे का मंजर देख रही थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि मैं दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुन सकती थी। वह आदमी बाहर ही खड़ा था। वह कभी बिस्तर के नीचे देखा तो कभी दीवार में लगी अलमारी खोलकर मुझे ढूंढ रहा था। बार बार मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे विश्वास था कि अब वह इसी अलमारी की तरह बढ़ेगा जहां मैं छुपी हुई थी, और वही हुआ। जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ा, मेरी सांस गले में ही अटक गई थी, और फिर अचानक ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूं, और तब तक तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती जब तक तुम खुद मेरा धर्म स्वीकार न कर लो और मेरे रीति रिवाज के अनुसार मुझसे शादी न कर लो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तक मुझे गौर से देखने लगा। मैं यह जान चुकी थी कि मेरे पास अब भगाने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए मैंने किस्मत के आगे हथियार डाल दिए थे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, तुम तैयार हो जाओ और फिर हम तुम्हारे रीति रिवाज के अनुसार फेरे लेकर शादी करेंगे, और मैं तुम्हारे धर्म को भी अपना लूंगा। और फिर वही हुआ। मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस इंसान के साथ दुल्हन के जोड़े में तैयार खड़ी थी। वह मुझे एक पंडित के पास ले गया। वहां पंडित जी के सामने उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे रीति रिवाज के अनुसार मेरी और उसकी शादी करवाई, और फिर उसने हमारा मेरा धर्म भी अपना लिया। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी में ले आया। गाड़ी उस समय ड्राइवर चला रहा था। वह पीछे मेरे साथ ही बैठ गया। उसे अपने पास बैठे देखा, और जब हकीकत को गहराई से सोच तो मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं एक नाजुक और हसीन लड़की थी, और वह इंसान मुझसे बिल्कुल उल्टा था। मुझे बचपन में सुनी ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी याद आने लगी। मेरे लिए वह इंसान एक बीस्ट ही था। उस इंसान के लिए यह रात अरमानों भरी रात थी, लेकिन मेरे लिए यह रात कयामत से कम नहीं थी। घर आकर उसने अपनी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन मेरा शरीर तो ऐसे था
जैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ा था। मैंने अपने आप को उसके हवाले तो कर दिया था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत भरी थी। मेरी संगत पाकर वह बहुत खुश था। मेरे घर वालों को पैसे भी भेजता था, मेरा भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई थी। जब जब रात को मेरे करीब आता और मुझे आलिंगन करता, मेरा शरीर बस बेजान रहता था। वह मुझसे शिकवा करता कि पायल, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो। लेकिन मैं आज तक उसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं किया था। मैं उससे बातचीत नहीं करती थी, ना ही उसकी तरफ देखती थी। मेरी शादी को कुछ महीने गुजरे थे जब मुझे एक और बुरी खबर सुनने को मिली कि मैं उस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हूं। उसे दिन में बहुत रोई थी। मुझे इस तरह रोता देखकर वह एकदम चुपचाप सा हो गया था। उस दिन मैंने अपनी नफरत का भरपूर इजहार किया था। मैंने कहा, तुम्हारी संगत की वजह से अब मुझे खुद से भी घिन आने लगी है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह बदसूरत होगा। मुझे कहीं से जहर लाकर दे दो। मेरे लिए मौत आसान है, लेकिन तुम्हारी संगत मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह रही थी। वह खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वह इंसान मेरे सामने नहीं आया। दूसरे कमरे में सोया करता था। समय यूं ही गुजरने लगा। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई, दर्द की वजह से मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उस समय वो मेरा हाथ थामे मुझे तसल्ली दे रहा था। डॉक्टर ने जब कहा, या वह मुझे बचा सकता है या फिर बच्चे को, तो उसने कहा, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो मेरा बच्चा भी जिंदा था और बहुत बहुत ही प्यारा था। उसने अपने पापा का रंग लिया था और मेरे नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत था। मेरा बच्चा, उसे देखते ही मेरे दिल में ममता जाग उठी थी, लेकिन एडी कहीं नहीं था। मैंने सिस्टर से उसके बारे में पूछा तो वह कहने लगी, आपको ब्लड की जरूरत थी। आपके पति ने आपकी खातिर अपनी भी परवाह नहीं कि वह सिर्फ एक खून की बोतल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अपनी बॉडी का आधा खून देकर आपकी जिंदगी बचाई है। हमारे लाख मना करने पर भी वह आपको बचाने के जिद पर अड़ गया था। उस समय वह आईसीयू में है, और यह सुनकर पहली बार मेरा दिल उस इंसान के लिए तड़पता था। मैं फौरन से उठी। सिस्टर ने मुझे मना किया। उठने के लिए मैं नहीं मानी और आईसीयू में आ गई। वह बेड पर आंखें बंद किए लेट था। आज ना मुझे उससे घिन आ रही थी, ना ही वह मुझे भद्दा लग रहा था। सामने लगी मशीन उसकी डूबती सांसों की खबर दे रही थी। मैं रोते हुए उसके साथ लग गई। उसने जरा सी आंखें खोली। कहने लगा, मैंने अपनी मोहब्बत के चक्कर में तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा था मेरी मोहब्बत पकार, तुम मेरी इस गलती को माफ कर दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगा, मैं काला जरूर हूं, लेकिन पत्थर दिल नहीं हूं, वरना तुम्हें पाने में मैं इतना समय ना लगाता। जिस दिन पहली बार तुम्हें दुबई लाया था, उसी रात में तुम्हारा फायदा उठा सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हारी मोहब्बत के इंतजार में था कि मेरी मोहब्बत प्रकार शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत जाग उठेगी और ना ही तुम्हारा धर्म अपनाता। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पाना चाहता था, पत्नी बनकर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता था, इसलिए यह सब किया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस मेरी शक्ल को देखकर लड़कियां मुझसे दूर भागती थीं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई है। मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। बस तुमसे एक विनती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारा सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा, तुम्हारे अंदर की सुंदरता नहीं देखी। मुझे माफ कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर कहीं से इस समय इसके कुछ दोस्त पहुंच गए और उसे ब्लड डोनेट कर दिया। उसकी जान बच गई। उस समय में मैंने ये जाना कि रंग रूप अहमियत नहीं रखते, बस इंसान का इंसान होना जरूरी है। आज मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजर रही हूं। शायद जितनी मोहब्बत मुझे एडी से मिली, मुझे विश्वास नहीं है कि किसी और से मुझे इतनी मोहब्बत मिली होती।